हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेपीएससी रिजल्ट पर रोक लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज, अब डबल बेंच में जाएंगे अभ्यर्थी। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन के कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद के अधिवक्ता ने रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की, जिसे जस्टिस ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब पूरे मामले की जानकारी याचिकाकर्ता को पहले से ही थी तो इतनी देर से कोर्ट क्यों आए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जेपीएससी ने जब अखबारों के जरिए भी ये जानकारी साझा कर दी थी कि डिजिटली कॉपियों का मूल्यांकन होना है, तभी इसकी शिकायत की जा सकती थी। मामला कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने कहा कि वो इस मामले को लेकर डबल बेंच में जाएंगे। आपको बता दें कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसी मामले की आज सुनवाई थी। याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का दावा है कि जेपीएससी परीक्षा की कॉपी जांच में भी गड़बड़ी हुई है। साथ ही कॉपी जांचने के दौरान अभ्यर्थियों को फोन कॉल भी किया गया था। उस मामले की जांच भी अब तक पूरी नहीं हुई है। लातेहार में नदी में नहाने गई बच्ची की डूबने से मौत। लातेहार से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। डुरुआ पंप कूल इलाके में गुरुवार को औरंगा नदी में नहाने के दौरान मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई। बच्ची अपनी बहन और एक दोस्त के साथ नदी नहाने गई थी। इसी दौरान वो तेज बहाव में बह गई। घटना गुरुवार सुबह की है। बच्ची अपनी बहन और दोस्त के साथ नदी किनारे नहाने गई थी। नहाते समय वो अचानक गहरे पानी में चली गई और तेज धारा में बहने लगी। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिबगंज में बड़ा रेल हादसा, पत्थर लदी मालगाड़ी बेपटरी, लाखों का नुकसान। साहिबगंज में गुरुवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां बरहरवा रेलवे लोडिंग पॉइंट पर पत्थर से लदी एक खड़ी मालगाड़ी अचानक खुद ब खुद लुढ़क गई और उसके 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे को भारी आर्थिक क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मालगाड़ी पूरी तरह लोड थी और खड़ी अवस्था में थी, तभी अचानक उसके डिब्बे आगे की ओर लुढ़क गए और देखते ही देखते कई डिब्बे पटरी से उतरकर एक दूसरे पर चढ़ गए। घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। रेलवे अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत व मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। फिलहाल मौके पर रेलवे की तकनीकी टीम मलबा हटाने और ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटी है। इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरहरवा यार्ड के आसपास घनी आबादी, स्कूल और बस्तियां हैं। यदि यह हादसा दिन के व्यस्त समय में होता तो जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। जानकारों की माने तो रेलवे के रैक यार्ड में लोडिंग के दौरान सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होता है, जैसे ब्रेक का सही तरीके से लगना, पहियों में स्कॉच ब्लॉक लगाना और निरंतर निगरानी रखना। लेकिन इस हादसे से साफ है कि सुरक्षा प्रबंधों में भारी चूक हुई है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना को गंभीर मानते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि रेलवे की नरपलाही भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हालांकि रेलवे की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार विभागीय स्तर पर प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन, लगाई सौगातों की झड़ी। रांची में बनेगा आउटर रिंग रोड। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का तोहफा दिया। खराब मौसम के कारण अपने तय समय से देरी से रांची पहुंचे गडकरी ने रातू रोड पर 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके बाद ओटीसी ग्राउंड में आयोजित समारोह में कई बड़ी घोषणाएं की। नितिन गडकरी ने कहा, नागपुर के बाद रांची देश का दूसरा शहर होगा जहां इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ये बसें डीजल बसों की तुलना में 30% सस्ती होंगी। उन्होंने रांची में आउटर रिंग रोड निर्माण को मंजूरी देने की घोषणा की और रातू रोड फ्लाईओवर के सौंदर्यीकरण के लिए आर्ट कॉलेज के छात्रों के सहयोग की बात कही। गडकरी ने बताया कि झारखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से सड़क निर्माण कार्य होगा, जिसमें कई परियोजनाएं शामिल हैं। गडकरी ने बताया कि 413 किलोमीटर लंबा रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर 4.5 घंटे में तय होगा, जिसका 60% निर्माण पूरा हो चुका है। दिल्ली कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर में झारखंड का 128 किलोमीटर हिस्सा शामिल है, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है। रांची संबलपुर और रक्सौल हल्दिया 611 किलोमीटर कॉरिडोर का निर्माण भी प्रस्तावित है। रांची खूंटी 4 लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से जल्द कार्यवाही की अपील की। भोगनाडीह हिंसा को लेकर झामुमो ने फूका भाजपा का पुतला, साजिश रचने का लगाया आरोप। हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में बाधा डालने समेत मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रचने के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ में जिलाध्यक्ष एजाजुल इस्लाम के नेतृत्व में बीजेपी का पुतला दहन किया।
पुतला दहन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी एवं उनके नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से भोगना डी में घटी घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भोगना डी में विशेषकर हूल दिवस पर भयानक साजिश रची गई थी जो साहिबगंज प्रशासन की सूझबूझ से नाकाम हो गई। एजाजुल इस्लाम ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश रचने में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के करीबी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने भोगना डी में हूल दिवस पर घटी घटना को बीजेपी की हताशा एवं निराशा का परिचायक बताते हुए इस साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि चंपाई सोरेन के करीबियों ने जमशेदपुर से आकर यहां हथियार बांटने का काम किया है। जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने कहा कि यदि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय नहीं होते तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस घटना की साजिश रचने वाले एवं घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, इसकी झामुमो मांग करता है। मैया सम्मान योजना को किया जा रहा बदनाम, कौन उड़ा रहा लाभुकों के पैसे। नवंबर 2024 में हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम पर सबसे ज्यादा असर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पड़ा। इस बात को सभी राजनीतिक दल मानते हैं। इसी की वजह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस और राजद की सरकार बन पाई, जबकि गोगो दीदी योजना के नाम पर 2100 रुपये प्रति माह देने का भाजपा का वादा नहीं चल सका। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार की इतनी बड़ी योजना आज भी दलालों की वजह से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। दलालों की मिली भगत से लाभुकों के पैसे हड़पे जा रहे हैं, योजना को बदनाम किया जा रहा है। गुमला की तृप्ति देवी की दास्तान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 26 दिसंबर 2024 को उनके खाते में मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए आए थे। फिर उन्हें पता चला कि होली से पहले मार्च माह में जनवरी, फरवरी और मार्च माह के एक मुश्त 7500 रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन उनके खाते में ये पैसा नहीं आया। तब से तृप्ति देवी दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह का घालमेल कई महिलाओं के साथ हुआ है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि किसके पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई जाए। आश्चर्य की बात है कि इसी बीच 4 जून को उनके खाते में अप्रैल माह का किश्त आ गया। अब सवाल है कि तृप्ति देवी के 7500 रुपए कहाँ गए। उन्होंने जब कैफे में संपर्क किया था तो वहां से बताया गया कि यह राशि आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते में ट्रांसफर हुई है। फिर भागे भागे रांची के अशोकनगर में मौजूद आईसीआईसीआई ब्रांच पहुंची। वहां सारा डिटेल चेक कर बताया गया कि जिस मोबाइल नंबर का जिक्र है उस नंबर से कोई अकाउंट है ही नहीं। मुहर्रम को लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस का सख्त पहरा, धनबाद और हजारीबाग में मॉक ड्रिल का आयोजन। पुलिस ने मुहर्रम को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी शुरू कर दी है, जबकि सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कदम उठाया जा रहा है। मुहर्रम को लेकर पलामू जोन में अतिरिक्त बल को तैनात किया जा रहा है। सभी थानों को अलर्ट पर रखा है और उन्हें QRT उपलब्ध कराई गई है। दरअसल पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई थी। मीटिंग में तय हुआ कि तीनों जिलों में मॉक ड्रिल का निर्देश जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने की योजना है, जबकि कई लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही की तैयारी है। जोनल आईजी सुनील भास्कर मुहर्रम को लेकर पुलिस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जोनल आईजी सुनील भास्कर के मुताबिक धारा 166 के तहत कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी है। आईजी ने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस खास निगरानी रख रही है और मॉनिटरिंग की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस लाइन परिसर में यह अभ्यास किया गया। इस मौके पर DSP 1 शंकर कांति, DSP 2 DN बांका, CCI DSP सुमित कुमार भी उपस्थित रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में रिम्स और राज्य सरकार से मांगा जवाब, पूछे गए सवाल। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से संबंधित मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में मरीजों के बेहतर इलाज और बुनियादी सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। बता दें कि खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने पूर्व आदेश के आलोक में राज्य सरकार, रिम्स व झारखंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। इस दौरान पूछा गया कि सरकार ने राशि आवंटित की है तो उस राशि का क्या क्या उपयोग किया गया, कौन कौन सी मेडिकल उपकरण खरीदे गए, क्या टेंडर निकाला गया। इधर रिम्स के अपर मट चिकित्सा अधीक्षक ने विभाग को एक पत्र लिखा है। पत्र में अस्पताल में तैनात होमगार्ड को बढ़ी हुई दर पर दैनिक कर्तव्य भत्ते का भुगतान किए जाने की बात है। अधीक्षक ने बताया कि संशोधित दर पर होमगार्ड को 1088 रुपए दैनिक कर्तव्य भत्ते के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। अप्रूवल मिलने पर सभी होमगार्ड को हर दिन के हिसाब से 1088 रुपए दैनिक कर्तव्य भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मालूम हो कि वर्तमान में रिम्स में काम करने वाले होमगार्ड को पुराने दर से एक दिन का कर्तव्य भत्ता मिलता है। यह महज 500 रुपए प्रतिदिन ही है, जबकि गृह विभाग की ओर से संशोधित दर पर होमगार्ड का दैनिक भत्ता 500 से बढ़ाकर 1088 रुपए कर दिया गया है।
मुहर्रम को लेकर रांची नगर निगम की बैठक, विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश। रांची नगर निगम अपर प्रशासक की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर बैठक हुई। इसमें निगम के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। बैठक में स्वच्छता शाखा के कर्मियों को मुहर्रम के पहले शहर में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही नगर निगम ने जांच अभियान के बाद शहर के 7 प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने का नोटिस दिया। जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को मुहर्रम है, जिसे लेकर नगर निगम ने बैठक की। इस दौरान निगम के जोनल और वार्ड सुपरवाइजर को सभी इमामबाड़ा, मस्जिद, जुलूस मार्ग की विशेष साफ सफाई, संपर्क पथों की समुचित सफाई, गार्बेज कलेक्शन, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई आदि पर ध्यान देने को कहा गया। वहीं विद्युत शाखा को जुलूस मार्ग में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट की जल्द ही मरम्मत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कहा गया है कि जुलूस मार्ग में आवश्यकता अनुसार चलत शौचालय और वाटर टैंकर उपलब्ध होंगे। इधर नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर शहर के 7 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई भी की। मालूम हो कि रांची नगर निगम क्षेत्र में किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिजनेस करने के लिए निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। रांची नगर निगम के प्रशासक के आदेश पर राजस्व शाखा की टीम द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार और गोपेश कुंभकार के नेतृत्व में निगम की टीम ने बरियाती रोड स्थित 7 प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की जांच की। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट होगा और आधुनिक बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं और क्षमताएं। राजधानी रांची में स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अब और आधुनिक रूप लेने जा रहा है। 10 करोड़ की लागत से इसे देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स की तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। इसके तहत पार्किंग एरिया, बैठने की जगह, एयरलाइंस के काउंटर्स और सिक्योरिटी चेक काउंटर्स का विस्तार किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन से यात्रियों को न केवल बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि एयरपोर्ट की क्षमता भी दोगुनी से अधिक हो जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही अपग्रेडेशन का कार्य भी शुरू किया जाएगा और इसे वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों के ठहराव की क्षमता 950 है, जिसे बढ़ाकर 2100 यात्रियों तक किया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग में प्रस्थान और आगमन द्वार की स्थिति बदली जाएगी। अभी जो प्रस्थान गेट है उसे पूर्व दिशा की ओर पार्सल सेक्शन के पास शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आगमन गेट को पश्चिम दिशा की ओर करीब 20 से 25 मीटर दूर बनाया जाएगा। वर्तमान में एयरलाइंस के लिए 14 काउंटर है, जिन्हें बढ़ाकर 37 किया जाएगा। इससे चेक इन प्रक्रिया तेज होगी और यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। टर्मिनल में बैठने की क्षमता को भी 250 से बढ़ाकर 550 किया जा रहा है, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी। सिक्योरिटी चेक काउंटर की संख्या 3 से बढ़ाकर 8 की जाएगी। इसके साथ ही एंट्री और एग्जिट गेट की संख्या भी अब 2-2 होगी। डिपार्चर एरिया को दोगुना किया जा रहा है ताकि अधिक से यात्रियों को एक साथ समायोजित किया जा सके। एयरपोर्ट पर 86 करोड़ रुपए की लागत से पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद विमानों के आगमन और प्रस्थान में लगने वाला समय 6 से 7 मिनट से घटकर 4 से 5 मिनट रह जाएगा। इससे हर 2 मिनट में विमान उतर सकेंगे और हवाई ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट राकेश रंजन कुमार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। मामला जमीन विवाद से लेकर जुड़े एक सिविल विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरोपी अजय मुंडा को अग्रिम जमानत मिलने के बाद आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पाया कि मुंडा के आत्मसमर्पण के बावजूद मजिस्ट्रेट ने उसे रिहा नहीं किया और हिरासत में भेज दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत मामलों में आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो मामले से जुड़े दस्तावेज 2 जुलाई को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि अजय मुंडा को जेल न भेजा जाए। अदालत ने मजिस्ट्रेट से यह पूछा है कि हिरासत में लेने का क्या आधार था। मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर बकाया बढ़कर 130 करोड़ रुपए हो गया है। मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर सरकार का बकाया बढ़कर 130 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च तक ये रकम 100 करोड़ रुपए थी। उत्पाद विभाग ने 2 दिन में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों से 434 दुकानों का हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया है। राज्य में शराब की दुकानों को चलाने का काम मैन पावर सप्लाई करने वाली 7 कंपनियों को दिया गया था। कंपनियों के साथ किए गए करारनामे के अनुसार उन्हें शराब की बिक्री से मिली राशि झारखंड बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खाते में जमा करना था, लेकिन इन कंपनियों ने शुरू से ही शराब की बिक्री से मिली पूरी राशि जीएसबीसीएल के खाते में जमा नहीं की। इससे इन कंपनियों पर बकाया लगातार बढ़ता गया। मार्च तक इन कंपनियों ने शराब की बिक्री से मिली राशि में से 100 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन के खाते में जमा नहीं किया था। विभाग की ओर से बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता रहा, लेकिन इन कंपनियों ने मार्च के बाद भी शराब की बिक्री से मिली पूरी राशि जमा नहीं की। इससे मई तक बकाया बढ़कर 130 करोड़ रुपए हो गया है। क्यूएस्टा अस्पताल पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार। पूर्व हॉकी खिलाड़ी विमल लाकड़ा से मुलाकात। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लाकड़ा के सिर में गंभीर चोट आई है। रांची के क्यूएस्टा अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज गुरुवार को विमल लाकड़ा का हालचाल जानने क्यूरेस्टा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्यपाल ने विमल लाकड़ा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मालूम हो विमल लाकड़ा बीते 5 जुलाई एक सिमडेगा स्थित अपने खेत में अचानक गिरकर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार उनके सिर में खून के थक्के जम गए हैं। फिलहाल रांची के क्यूरेस्टा अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। बोकारो एयरपोर्ट के संचालन में आ रही अड़चनों को 3 माह में दूर करने का निर्देश। डीसी ने इन अहम बिंदुओं पर की मंत्रणा।
वर्षों से प्रतीक्षित बोकारो हवाई अड्डे के संचालन की राह अब साफ होती नजर आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही बोकारो एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन तैयारियों को तीव्र गति देने दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए डीसी अजयनाथ झा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें एयरपोर्ट शुरू करने में आ रही समस्याओं और उसके समाधान प्रक्रिया की गहन समीक्षा की गई। बैठक में डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एयरपोर्ट संचालन में आ रही सभी अड़चनों को 3 माह में पूरी तरह दूर करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर पूरी तरह गंभीर है। डीसी ने एयरपोर्ट के संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न बिंदुओं, प्रदूषण क्लियरेंस, बीसीएस सिक्योरिटी क्लियरेंस, सतनपुर के पहाड़ी पर उच्च तीव्रता वाले फ्लैश लाइट का अधिष्ठापन, एयरपोर्ट की सुरक्षा एवं अग्निशमन के लिए स्थायी रूप से मानव बल की उपलब्धता, एयरपोर्ट पर 2 एसीएफटी वाहन की तैनाती, एयरपोर्ट के लिए एम्बुलेंस और एयरपोर्ट के समीप मीट शॉप को स्थानांतरित करने आदि मुद्दों पर संबंधित पदाधिकारियों संग चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ में वाहन के धक्के से रिटायर्ड सीसीएल कर्मी की मौत। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर मारंग मर्चा मिडिल स्कूल के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रजरप्पा प्रोजेक्ट के एमडीएस कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सीसीएल कर्मी बंधु डोम के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार बंधु डोम अपने रिश्तेदार के बच्चे की मुंह झूठी में भाग लेने मारंग मर्चा गया हुआ था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह रजरप्पा प्रोजेक्ट आने के लिए सवारी गाड़ी में बैठने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसे धक्का मार दिया और फरार हो गया। वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना के एएसआई उदय प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायल को सदर अस्पताल रामगढ़ भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन हेमंत सोरेन का तिथि बढ़ाने का अनुरोध अनदेखा करने पर झामुमो कांग्रेस ने गडकरी को घेरा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा लोकार्पित की गई परियोजनाओं को राजनीतिक इवेंट मैनेजमेंट बताया है। उन्होंने दावा किया है कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उन पर पहले से काम जारी था और टोल वसूली भी चालू हो चुकी थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गडकरी को पत्र लिखकर निजी कारणों से कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्र ने इसे अनदेखा कर दिया। झामुमो के अलावा कांग्रेस ने भी नितिन गडकरी की आलोचना की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस बाईपास का उद्घाटन गडकरी ने किया वहां कई दिनों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि जब सड़क पहले से चालू थी तो उद्घाटन का औचित्य क्या रह जाता है। झामुमो ने केंद्र प्रायोजित कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं की लागत 400 करोड़ बताई है उनकी वास्तविक लागत 558 करोड़ है। 158 करोड़ अतिरिक्त खर्च किसने किया और क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। भट्टाचार्य ने झारखंड सरकार द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि रांची का मेकॉन फ्लाईओवर 355 करोड़ में बना, जबकि कांटाटोली का फ्लाईओवर महज 224 करोड़ में तैयार हुआ। इसके मुकाबले केंद्र की योजनाओं में भारी लागत दिखाई जा रही है। भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भी हमला बोला। आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में एक फ्लाईओवर में 150 करोड़ की बर्बादी हुई थी। भाकपा माओवादियों के मददगार राजेश देवगम के खिलाफ एनआईए ने रांची में दायर की चार्जशीट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भाकपा माओवादी के झारखंड में सक्रिय रहे एक कार्यकर्ता के खिलाफ गुरुवार 3 जुलाई 2025 को हथियार रखने, रंगदारी वसूलने और प्रतिबंधित संगठन के काडर को शरण देने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। एनआईए की ओर से बयान जारी कर ये जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के निवासी राजेश देवगम के खिलाफ रांची स्थित विशेष एनआईए कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। चार्जशीट में देवगम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने कहा है कि आरोप पत्र उस मामले में दायर किया गया है जो मूल रूप से स्थानीय पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था। मामला मार्च 2024 में भाकपा माओवादी के प्रमुख सदस्य मिसिर बेसरा से संबंधित भारी मात्रा में धन और विभिन्न आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी से संबंधित था। एनआईए ने कहा है कि जुलाई 2024 में जांच का जिम्मा संभालने वाली एनआईए ने पाया कि देवगम आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने, बैठकें आयोजित करने और ठेकेदारों और व्यापारियों से धन उगाही करने संबंधी प्रतिबंधित संगठन की आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा था। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से जोड़ने की पहल, जेईपीसी ने शुरू किया ब्रिज कोर्स कार्यक्रम। राज्य के हजारों ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल से बाहर हो गए थे या जिनका कभी नामांकन ही नहीं हो पाया था, अब एक बार फिर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए पूरे राज्य में एक संरचित ब्रिज कोर्स कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम खासतौर पर उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिनकी पढ़ाई छूट गई थी या जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ब्रिज कोर्स को 2 भागों में विभाजित किया
गया है। पहला भाग कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है और दूसरा भाग कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। यह वर्गीकरण बच्चों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता और ज़रूरत के अनुसार किया गया है ताकि उन्हें उसी स्तर से दोबारा जोड़ा जा सके जहां से उनकी पढ़ाई छूट गई थी। जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने बताया कि यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन बच्चों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक इससे बाहर थे। उन्होंने बताया कि बैक टू स्कूल अभियान के तहत अब तक करीब 59,000 बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ा गया है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने पहले स्कूल छोड़ा था जबकि कुछ का कभी नामांकन ही नहीं हुआ था। इन बच्चों के लिए विशेष ब्रिज कोर्स और सुधारात्मक कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। हजारीबाग में उत्तम यादव गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों का पुलिस ने कराया पैदल मार्च। पुलिस ने कुख्यात अपराधी उत्तम यादव गिरोह के 9 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जून 2025 को उत्तम यादव के इशारे पर अपराधियों ने हजारीबाग सदर थाना स्थित श्री ज्वेलर्स पर हत्या और रंगदारी की नीयत से गोलीबारी की थी। इन 9 आरोपियों में से 2 आरोपी नीतीश कुमार और बादल कुमार को रांची से गिरफ्तार किया गया है। घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त पिस्तौल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में संत कोलंबस कॉलेज के पास एकत्रित हो रहे हैं। इस सूचना के आलोक में एक टीम गठित कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे और अन्य 4 पहिया वाहन पर सवार थे। पुलिस को सक्रिय देख सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों के नाम शक्तिगिरी उर्फ साइको टाइगर और मनीष यादव हैं। गौरतलब हो कि श्री ज्वेलर्स पर 7 राउंड फायरिंग के बाद हजारीबाग के व्यवसायी आंदोलन थे। उन्होंने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। गिरफ्तारी नहीं होने पर व्यवसायियों ने मशाल झुटी निकाली। हजारीबाग के प्रतिष्ठान भी एक दिन के लिए बंद रहे। स्थिति यह रही कि सांसद मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग के एसपी से 2 बार मुलाकात कर व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग की। इस घटना को लेकर पूरे राज्य में चर्चा गर्म रही कि अपराधी दिन दहाड़े एक दुकान में 7 राउंड फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। रांची में चलेंगी फ्लैश चार्जिंग बसें, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद बोले नितिन गडकरी। झारखंड की राजधानी रांची देश के बड़े और विकसित शहरों में शुमार होगी। यहां फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। एक बस में 135 लोगों के बैठने की जगह होगी और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार 3 जुलाई 2025 की शाम को रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद की। नितिन गडकरी ने एटीसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे देश में केबल कार और फेनिक्यूलर रेलवे की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फ्लैश चार्जिंग बस की शुरुआत की जा रही है। इसका टेंडर मंजूर कर लिया गया है। अगर बस का ट्रायल नागपुर में सफल रहता है तो इसके बाद झारखंड में भी इस बस को चलाया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि इस बस में विमान जैसी आरामदायक सीटें होंगी। बस में टीवी लगे होंगे। विमान जैसी सुविधाओं के बावजूद इसका किराया डीजल बस से 30% कम होगा। उन्होंने कहा कि संजय सेठ जी का आग्रह है कि रांची में भी फ्लैश चार्जिंग बसें चलें। गडकरी ने कहा कि संजय सेठ के आग्रह पर वो आश्वासन देते हैं कि नागपुर के बाद रांची में फ्लैश चार्जिंग बसें चलाने की मंजूरी देंगे। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप का रांची में आगाज, मंत्री सुदिव्य कुमार ने खिलाड़ियों से किया उद्घाटन। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का भव्य उद्घाटन बुधवार को हुआ। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और गेंद पास कर टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने मंत्री सुदिव्य कुमार का अंगवस्त्र, मोमेंटो और बुके देकर स्वागत किया। प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया झारखंड सरकार और हॉकी झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में 3 जुलाई से 14 जुलाई तक किया जा रहा है। लोहरदगा में पारिवारिक विवाद में युवक की मौत हुई, जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक मोटरसाइकिल मिस्त्री का काम करता था। बताया जाता है कि शराब के नशे में धुत युवक की किसी बात को लेकर अपनी मां और बहन से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की के दौरान युवक घर के अंदर ही गिर पड़ा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पेशरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक की पहचान पेशरार निवासी गोविंद सिंह के पुत्र सुमेश सिंह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की डीसी से मांग। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के विरुद्ध जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनजातीय संगठनों ने रांची के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मंत्री ने ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद 2 मई 2022 को जारी जाति प्रमाण पत्र अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से प्राप्त किया है। ज्ञापनकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की हाल ही आवाज संख्या 13086/2024 का हवाला देते हुए कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं है और सभी ईसाई समकक्ष माने जाते हैं। ऐसे में धर्म परिवर्तन को जाति से निष्कासन की तरह देखा जाना चाहिए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस स्थिति में आरक्षण का लाभ लेना संवैधानिक धोखाधड़ी है। सामाजिक कार्यकर्ता मेघा उराम ने कहा कि संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 की धारा 341 और लोकसभा में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के उत्तर से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो हिंदू या संबंधित धर्मों से संबंध रखते हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक का रिजल्ट घोषित, फाइनल आंसर की और OMR शीट भी जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 18 मई 2025 को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी परीक्षार्थियों की OMR शीट को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार 3 जुलाई 2025 से अपनी OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने पहले ही चारों प्रश्नपत्र सेट की उत्तर कुंजियां 20 मई को जारी कर दी थी, जिन पर 23 मई तक आपत्तियां मांगी गई थीं। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। PCEC 2025 में सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू हो रही है। राउंड 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2025 है। अभ्यर्थी 9 और 10 जुलाई को अपने विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 13 जुलाई को जारी होगा। इसके बाद 14 से 19 जुलाई तक अभ्यर्थी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे और दस्तावेज सत्यापन के लिए रिपोर्ट करेंगे। सीट अलॉटमेंट के बाद उम्मीदवारों को 1000 रुपये का आंशिक नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अगर छात्र संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो यह राशि फीस में समायोजित कर दी जाएगी। धनबाद में डायरिया से मौत के बाद जगा स्वास्थ्य महकमा, शुक्रवार से चलेगा जागरूकता अभियान। धनबाद जिले में तेजी से डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। डायरिया के प्रकोप से एक युवक मौत की जानकारी सामने आ रही है। डायरिया से मौत होने की पुष्टि SNMMCH प्रबंधन कर रहा है, तो वहीं सिविल सर्जन CB प्रतापन का कहना है कि मौत की रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से डायरिया को लेकर कैंपेन चलाया जाएगा। कैंपेनिंग के तहत ORS और जिंक की दवाई घर घर बांटी जाएगी। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार सेवा केंद्रों की होगी स्थापना। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आज 3 जुलाई को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU के तहत राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह सुविधा अब ग्रामीण लोगों को उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उन्हें आधार संबंधी सेवाओं के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत विशेष स्वीकृति के तहत संभव हुई है, जिसमें राज्य सरकार ने CSE SPV को पंचायत भवन में आधार सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्र स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत भवन में आधार सेवाओं के संचालन के लिए CSE SPV को अनुमति दी है। दीपिका पांडे सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को डिजिटल पहचान से जोड़ने की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है। इससे न केवल आधार सेवाएं सुलभ होंगी, बल्कि पंचायत सचिवालय भी डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में सशक्त होंगे। सभी पुराने समझौतों को रद्द कर अब UIDAI की द्वारा निर्धारित इन हाउस मॉडल के तहत यह नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस समझौते के तहत जल्द ही पूरे राज्य में पंचायत सचिवालयों से आधार पंजीकरण और उससे जुड़ी सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह कदम झारखंड सरकार के डिजिटल परिवर्तन के संकल्प को गति देने के साथ साथ जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।